ओके, सो अभी हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं, मॉक इंटरव्यू स्टूडेंट गोपाल गोस्वामी के लिए, जो HPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हिस्ट्री इनका सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन डिटेल्स बताइए। ओके सर। सर मैंने अपना जो 10th और 12th है वो CBSE बोर्ड से किया है, और सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर BA ऑनर्स किया है 2016 में, और जो मेरी MA है इसमें है सर 2019 में है। सर मैंने 2019 में जुलाई सेशन में नेट JRF की परीक्षा जो है पास की है, और वर्तमान समय में मैं सर अपनी जो है PhD कर रहा हूँ। कहाँ से PhD कर रहे हैं आप? सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब से। ओके, और PhD किस विषय पर कर रहे हैं? सर अभी जस्ट मेरा एनरोलमेंट हुआ है सर 1 महीने पहले, तो अभी टॉपिक वगैरह डिसाइड नहीं हुआ, अभी जस्ट कोर्स वर्क चल रहा है अभी बस। अच्छा, भारत में कुछ फेमस इतिहासकारों के नाम बताओगे आप? क्या सर? कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार जो भारत में हैं अभी, जी सर। उनके बारे में, उनके कुछ नाम बताएंगे? जी सर। जी सर। सर उनमें हैं बिपिन चंद्रा हैं, आदित्य मुखर्जी हैं, मृदुला मुखर्जी हैं, रोमिला थापर हैं, सुमित सरकार हैं, शेखर बंदोपाध्याय हैं, और RK मुखर्जी हैं सर। बहुत है सर। कम्युनिज्म और सोशलिज्म का डिफरेंस बता सकते हो? सर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। यस। सोशलिज्म socialism is a way of governance where all the resources in the community, all the resources of the state are governed by this state. Means there is no private ownership. जो भी संसाधन है वो सब उनका जो मालिक होता है वो गवर्नमेंट होती है। और सर कम्युनिज्म आई थिंक वो होता है सर जहाँ पे एक वे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर where people elected only the same type of government. There is only one party rule, I think. Communism. अच्छा, भारत में क्या है? सर भारत में सर डेमोक्रेसी है सर, लोकतंत्र है सर भारत में, मल्टी पार्टी रूल सर। और सर वो है कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। सर यहाँ पे मिक्स मोड ऑफ प्रोडक्शन है सर, यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है सर, यहाँ पे दोनों है। अच्छा, भारत का जो संविधान है वो कब से बनना स्टार्ट हुआ था और कितना टाइम लगा उसको बनने में? सर भारत का जो संविधान था वो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और इसमें मेरे ख्याल से 11 सेशन हुए थे इसके, और इसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था सर। 26 नवंबर 1949 को ये जो है बन चुका था, और 26 जनवरी 1950 को ये सर इनफोर्स हुआ है। अच्छा, भारत में लोकसभा के लिए पहली बार चुनाव कब हुए थे प्रधानमंत्री के पद के लिए? सर पहली बार चुनाव आई थिंक सितंबर अक्टूबर 1952 को पहली बार चुनाव हुए थे सर, 1952 में। ओके, और पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सर पहले गृह मंत्री बने थे सर सरदार पटेल। अच्छा, लोधी डायनेस्टी के बारे में पता है? सर लोधी। जी, लोधी वंश। जी जी जी। तो लोधी वंश के फाउंडर कौन है? सर लोधी वंश के फाउंडर सर बावलोल लोधी हैं, जो कि अफगानी थे, ये अफगान से आए थे। ओके मैम। हेलो गोपाल। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पता है? व्हाट मैम? कैन यू प्लीज रिपीट इट?
age? It is unaudible, ma'am. Not able to. Now I'm audible. Yeah, yes, ma'am. Now you are audible. Okay, Sangam age. Do you know about it? Yeah, I mean, I know about Sangam age, ma'am. Ma'am, it's a age. Okay. Ma'am, it's a age which held almost 200. It's a age which is where the poets from the various sections of society, they gathered together, and Chol, Pandit, and Cheras. It consists of all the poets from there, and the president of, though there were 3 sittings were there, almost 3. It happened 3 times. For the first, the president of those Sangames was Agasthyar, and second also was for Agasthyar, and third I think it was it's basically from the Tamil region, the southern region, that Sangam age. Okay. Yes, ma'am. The emergence of new societies. You know about it, like your Jainism, Buddhism, new religion just started. Why Yes, this is so? Ma'am, it Why was mainly this? started with the supremacy of Brahmanism, because as this there was always a contest between these Brahmins and the Kshatriyas. The Brahmins were actually demanding more and more land and the resources, and they want to create a monopoly. So the Kshatriyas actually taking their challenge to their authority, and they are also means they are doing so much sacrificial rituals. मैम रिचुअल आ रहे थे और उतना मतलब डिमांड कर रहे थे कि दान करो, पुण्य करो, इस टाइप से। और मैम जो वो सेक्रीफाइस भी मांगते थे, बलि भी मांगते थे, जैसे कि जो यज्ञ हवन होते थे उसमें जो है पशुओं की बलि दी जाती थी। और जो हमारा ये इंडिया इज अवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, so at that time only the cows or the bulls were used in plowing or in cultivation purpose, plowing the field, और उनकी जब बलि दी जाती थी तो मैम एक तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदेह था। और यहाँ पे जो भी there are many different sections of society, like the traders and the merchants who are actually economically rich, but they are getting sufficient space or sufficient respect in the Hinduism. So they actually looking for the options so where they can get some respect in the society, and they don't want to get any kind of suppression. So they move towards this Buddhism, and there are many reasons for this, that they these traders move towards Buddhism and Jainism. And the last section is Sudras. Last section is Sudras, that they were who were doing this manual labors. They were also getting disaffected toward this disinclination towards Hinduism. They are getting unattracted because they were just getting suppressed by these these Brahmins, and Buddhism providing them. They're also just keep the knowledge. They were not Hinduism not able to provide them the knowledge to them. They were not allowed to get the knowledge. But Buddhism and Jainism do not create any kind of hindrance in getting knowledge. So these are the basically reasons for the emergence of these religions, Buddhism, Jainism. Okay. Just tell me the difference between moderates and extremists. Moderates and extremists. Okay, ma'am. Moderates were the Congress leaders whose time period basically begins from 1885. The moderates consist of this Surendranath Panditji, Sir Syed Ahmad Khan, Badruddin Tayyabji, and these two leaders who were the Gopal Krishna Gokhale also. The way of their protesting was prayer, petition, and protest. They want self-dominion.
means the British rule was good for them. They don't want a complete independence and they protest in a non-violent way. And these extremists were led by the Lal Balan Pal, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. This group is also consists of Aurobindo Ghosh. They were really getting जो मैं उनकी जो नीति थी मॉडरेट्स की, वो उनकी नीतियों से तंग आ चुके थे और बहुत से ये बोलते थे कि जो मॉडरेट्स हैं दे शुड डू द डिफरेंस बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग, जो कि एक पैक्स ब्रिटेनी का जो हमको एक सिटीजन माना जाता है, हमको वो सब चीजें दे आर Britishers are not giving those rights as it is available to many Commonwealth countries like New Zealand, Australia and Canada, but it is not present in India. So और वो जो मैम ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये मेनली 1905 में इमरजेंसी में आते हैं स्वदेशी के टाइम पे, और यही जो है स्वदेशी को लीड करते हैं। और इनके जो द वे ऑफ प्रोटेस्टिंग means the way of their protest is burning of the foreign clothes, picketing of these liquor shops and spreading the movement to all over India. So this is the basic difference between moderates and extremists. Okay. Just मुझे ये बताओ कोमकाटा मारू इंसिडेंट आपको पता होगा? Yes ma'am, Kamagata Maru, yes ma'am. Just explain that. What is that? हाँ मैम, कामागाटा मारू है मैम, इट्स द नेम ऑफ ए शिप that was hired by these Indo-Canadian businessmen to deport to travel from Japan to Canada. और मैम जब ये जो है 1914, दिस इज द इंसिडेंट ऑफ 1914, और जब ये लोग जो इंडियंस हैं, एक कामागाटा मारू शिप जब कनाडा पहुंचता है तो इट इज नॉट अलाउड टू बोर्ड एट द पोर्ट। उसको मैम पोर्ट पे जो रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है, बट यहाँ पे जो है जो फोर्सफुली जो इंडियंस हैं वो पोर्ट पे उतर जाते हैं और वहां पे पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है कि 20+ जो इंडियंस होते हैं वो मारे जाते हैं, और फिर जो फोर्सफुली है पुलिस उनको वापस से शिप में चढ़ा देती है और उनको वापस से डिपोर्ट कर देती है। ओके मुझे एक्सप्लेन करो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी और उनमें क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, एंड वहां पे लीडर कौन कौन प्रेजेंट थे? मैम ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। यस मैम देयर वर ऑलमोस्ट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, और वो जो मैम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे ली गई थी। जो फर्स्ट हुई थी वो 1930s में हुई थी, और इसमें जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें कांग्रेस को छोड़ के बाकी के जितने भी लीडर थे सब गए, जैसे कि हिंदू महासभा के लीडर भी गए थे, दलितों की तरफ से BR अम्बेडकर गए थे, और मुस्लिमों की तरफ से ये अपने मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, एंग्लो इंडियंस की तरफ से भी गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से गए थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी आई थिंक। और मैम जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1931 में हुई थी। उसमें क्या है, जब और ड्यूरिंग दैट टाइम गांधी एंड ऑल द कांग्रेस लीडर्स वर imprisoned because of the protest in the because of this protest in the Salt March. After that all of them were imprisoned, but there was already a deadlock. तो मैम उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए केलकर और एक और लीडर हैं, उन्होंने मैम उस टाइम के जो 5 मार्च 1931 में एक एग्रीमेंट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मैम 5 मार्च 1931 को, कि उनको जो है पूरे इस लाइन को ट्रैक पे लाया जाए, और गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। उसमें वो जो डिसाइड करते हैं कि जो भी पर्सन्स अरेस्टेड हैं जिन्होंने कोई वॉयलेंस नहीं किया है उसको छोड़ दिया जाएगा, जो सॉल्ट टैक्स है वो जो है हटा दिया जाएगा, और जो
वॉलेंट जिन those revolutionaries who do violence, they have been kept in the prison. There are almost 11 demands, but all of them were not accepted. Some were related to the peasants, some were related to the industrialists, and some were related to the common, the whole Indian. But मैम 1931 में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, वहाँ पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही है कि सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था, और जो दलित के लीडर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मांगा था, लेकिन इससे जो है गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने इसके प्रोटेस्ट किया, लेकिन मैकडोनाल्ड नहीं माना, तो गांधी जी वहां से उठ के वापस आ गए। इससे फिर जो गांधी जी ने फास्ट रखा कि जब तक जो है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हटेगा मैं अपना फास्ट नहीं तोड़ूंगा। इससे फिर जो है अम्बेडकर और जो भी हिंदूवादी थे सभी नेता विचलित हो गए। तो जैसे अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय वगैरह उन लीडर्स ने आके महात्मा गांधी को उनका फास्ट तोड़वाया और ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट हटवाया। इससे फिर जो दलित की जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन थी वो मैम 71 से 147 हो गई, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो 18% तक बढ़ा दी गई। और मैम इसके बाद जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी सेम पहले की तरह हुई थी, क्योंकि उसमें जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके कौन से ईयर में आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी सेशन हुआ था? कांग्रेस सेशन, सॉरी, लाहौर कांग्रेस सेशन कौन से ईयर में हुआ था? लाहौर कांग्रेस सेशन में जी। लाहौर में 1929 आई थिंक, 1929 लाहौर 29। Okay. What are inscriptions and why it has to be preserved? Inscriptions, Yes. इंस्क्रिप्शंस में पुराने टाइम पे जो राजाओं के द्वारा लिखी गई थी, जैसे किसी डोनेशन इंस्क्रिप्शन हो गई, किसी की पेनेज्रिक हो गई, किसी की यूलॉजी में जो भी चीज इंस्क्रिप्शन लिखी गई, मींस राइटिंग एनीथिंग ऑन द मेटल, कॉपर हो गई, और inscribe anything on the walls of the temples, और इवन दो जैसे कि वुड्स हो गए, वुड्स पे भी इंस्क्राइब करते हैं। तो मैम जो भी मतलब चीज इंस्क्राइब करी पुराने टाइम पे किसी भी चीज को एक मैसेज रूप देने के लिए, या फिर किसी का जो कोई ऑर्डर है उसको दर्शाने के लिए, तो उनको मैम ये जो किंग के ऑर्डर होते थे, या फिर उनकी कोई प्रशंसा में कोई कुछ लिख रहा है, कोई दान हो गया, डोनेशन इंस्क्रिप्शन हो गए, लाइक अशोकन के इंस्क्रिप्शन थे, उसने अपने एडिक्ट्स बनवाए पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जहां तक भी वो था उसका टाइम पीरियड था। और दान हो गया, पुण्य हो गया, मैम सब में जो कुछ भी लिखा होता है इंस्क्राइब करके उसको मैम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और दे वर मेनली प्रिजर्व्ड टू show that this dynasty was ruling from this period to this period। और मैम ये इनका जो प्रिजर्वेशन है वो भी एक अच्छा होता है, क्योंकि पुराने टाइम से एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें हमको एक डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि पूरे के पूरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पूरे ओरिजिनल होते हैं, और जो रिटन सोर्सेज होते हैं मैम ये पूरे इतने वो नहीं होते, वैलिडेशन नहीं होते इनका। तो इंस्क्रिप्शन हमारी जो है हिस्ट्री राइटिंग के लिए बहुत एक अच्छे सोर्स के रूप में साबित होते हैं। हेलो हेलो यस यस सर, मिस्टर गोस्वामी, यस सर। आपका ये हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कब से है? सर मेरा स्कूल टाइम से है सर। अच्छा, आप कॉलेज में एक तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके अलावा जी सर। कौन कौन सी स्किल्स हैं आपके अंदर जो एज ए टीचर बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं?
सर मैं along with teaching I can just motivate the students. I can be a good leader by teaching them the leadership skills कि उनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, किसी चीज को प्लानिंग कैसे करते हैं, उसको फिर उसका एग्जीक्यूटिव उसको फिर ऑर्गेनाइज करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उनको बता सकता हूँ। उनमें सर उनके अंडर एक हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, आई कैन जस्ट टेल देम हाउ टू बी अ गुड सिटीजन। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आपको अपने देश के प्रति उसका जो भी राष्ट्रीय संपत्ति हो गई, राष्ट्रीय चिन्ह हो गए, राष्ट्रीय धरोहर हो गए, उनका कैसे सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में बता सकता हूँ सर। आपका लॉन्ग टर्म कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मेरा लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने इस देश की सर सेवा करूं और एक अच्छा नागरिक बनूं, जो कि मेरा सर टीचिंग के मेथड से ही हो सकता है, क्योंकि मैं बस इसी में ही अपने आप को जो है इसी में सर एक्सपर्ट हूं मैं और इसी में आगे बढ़ाना चाहता हूं। अच्छा, आप हिस्ट्री के टीचर हैं। जी सर। करंट अफेयर्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सर करंट अफेयर सर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर बहुत से नेता हैं, वो जो है हिस्ट्री से एग्जाम्पल ले लेके अपने इलेक्शन भाषणों में लोगों को समझाते हैं कि देखिए गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ था, उसी लेगेसी को हम अपनी कैरी करते हुए आप लोगों तक यहाँ पे आए हैं। उन हिस्ट्री से वाला एग्जाम्पल देते हुए वो लोगों को प्रेरित करते हैं। जैसे कि अब हमारा सफाई अभियान है, तो मोदी जी ने देखिए अपना गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए जब उनकी 150th एनिवर्सरी थी, तब से वो जो है अभियान लॉन्च किया और लोगों से बोलते कि आप जो सफाई के प्रति प्रेरित रहिए। हमारे महापुरुष भी जो सफाई के प्रति प्रेरित रहे थे। तो इसलिए सर, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो जो करंट की जो सिचुएशंस हैं और जो करंट का जो माइंडसेट है लोगों का, वो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, अभी एक कंट्री में, एक देश में अभी एक क्राइसिस चल रहा है। जी सर। गृह युद्ध हो गया वहां पे। कौन सा देश है? सर वो सूडान है सर, सूडान। वहां से भारतीयों को लाने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है भारत सरकार द्वारा। जी सर। क्या नाम है उस ऑपरेशन का? सर ऑपरेशन कावेरी सर, कावेरी। G20 के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। जी सर G20 एक इकोनॉमिक जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, एक उनका सर एक इकोनॉमिक ग्रुप है सर। इसमें जो है दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग हैं, इन सभी का जो है सहभागिता होती है। और इसमें जो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे कि कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बहुत सी कंट्री साइन करना चाहती हैं, या फिर कहीं इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग रही है, या फिर कहीं किसी कंट्रीज के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको उनके साथ में सर बायसनेस हो रही है कहीं पे। तो सर इसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेनली सर डिस्कस करी जाती हैं इसमें, और जो कि हमारे बाद की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उसको भी इफेक्ट करती है। ठीक है। जी सर। आप इतिहास में किस पर्सन से सबसे ज्यादा अपने आप को इन्फ्लुएंस पाते हैं? सर इतिहास में जी सर मैं अपने आप को सबसे ज्यादा सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अपने आप को सबसे ज्यादा इंस्पायर पाता हूँ सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर वो एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने जो है अपने देश की खातिर सर अपने पर्सनल करियर को भी जो है छोड़ दिया। सर वो एक आराम की जिंदगी जी सकते थे, और उन्होंने सर सिविल सर्विस की जो परीक्षा थी वो क्रैक करी, वो भी जब इंडिया में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था, और वो भी बस 6 सीटों पे सर उन्होंने जो है क्वालिफाई किया, और वो भी उन्होंने 4th पोजीशन ला के। वो चाहे आराम की जिंदगी जी सकते थे और उनके पास कोई पैसे की कमी थी, लेकिन उन्होंने भी भारत माता की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया सर, और उन्होंने जो है वहीं से त्याग पत्र दे के और भारत माता की सेवा में लग गए। और अपने देश की खातिर उन्होंने अपनी जो पार्टी के बहुत से नेता थे, जैसे कि उन्होंने पद की इच्छा में, पद की लालसा में अंग्रेजों से जो है समझौता कर लिया कि हम भाई अपना और नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना जो एक स्टैंड था सर वो हमेशा मेंटेन किया। चाहे हरिपुरा सेशन हो 1938 का, चाहे त्रिपुरी सेशन हो, उन्होंने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि मैं अपने देश की खातिर कुछ भी करूंगा। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इन्फ्लुएंस मी, दैट अफेक्टेड मी, इज दैट वो जो दुनिया के सबसे ज्यादा
क्रूर आदमी जो हिटलर माना जाता है, अपने मातृभूमि की खातिर उन्होंने जो है उससे भी हाथ मिलाने से नहीं हिचके। उनके लिए सबसे पहले मातृभूमि था, देश था, और सब सर बाद की चीज थी। तो सबसे ज्यादा मैं इसी आदमी से इंस्पायर हूँ सर। ओके, काश ये अगर जिंदा होते तो भारत की दशा ही कुछ और होती। ठीक है मैम। ओके, आपको कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में पता है? उसके बारे में क्या मैम? कुछ बता। कांगड़ा पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग्स? यस, जी कांगड़ा मैम, स्कूल ऑफ आर्ट। या मैं कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट। मैम ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये मेनली जो मुगल, मैम एक रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट है मैम कांगड़ा पेंटिंग। और ये मुगल पेंटिंग से एकदम हटके है। और इन पेंटिंग्स ने जो अपना स्पेस है वो मुगल पेंटिंग थी जो कि सेंट्रली डोमिनेट होती थी, लेकिन इन्होंने एक अपना स्पेस बनाया। और यहाँ पे मैम राधा और कृष्ण का ज्यादा चित्रण किया जाता है इन कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं आप? क्या मैम? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर? मैम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और रेड फोर्ट हो गया दिल्ली का, और जामा मस्जिद हो गई मैम, हुमायूं टॉम। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मैम। ओके, आज के टाइम में मेडाइवल हिस्ट्री का क्या रोल है? क्या मैम? मेडाइवल हिस्ट्री का क्या रोल है आज के टाइम में, आज की लाइफ में, जो मॉडर्न एरा हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं, हम जिस लाइफ को जी रहे हैं, उसमें कुछ रोल है मेडाइवल हिस्ट्री का? मैम मेडिवल हिस्ट्री का बहुत कुछ रोल है, क्योंकि आजकल की जो राजनेता हैं वही सबसे ज्यादा मेडिवल हिस्ट्री का रोल करते हैं कि हमको देखिए कैसे जो है मुसलमान शासकों ने ऐसे हमको दबाया है, और कैसे हमारे मंदिरों को तोड़ के ये यहाँ पे मॉस्क बनाई है। तो उन्हीं को जो है, अब देखिए ना आपके सामने राम मंदिर का पूरा एग्जाम्पल है कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ है। यहाँ पे पूरी मेडिवल हिस्ट्री का पूरा यूज हुआ है कि बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। बाबर तो 600 साल पहले आया था, लेकिन पूरा का पूरा जो माइंड सेट है लोगों का वो मेडिवल हिस्ट्री से ही प्रभावित करते हैं। अब यूं तो अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर राज किया है, बट अंग्रेजों का तो नाम पे इतना करता नहीं है। जैसे कि मैं कोई रोड था, औरंगजेब रोड था, उसी का नाम को बदल दिया। लेकिन यहाँ पे जो मैक्समुलर रोड है उसको नहीं बदला जाता है। वो बोलते कि जो गुलामी की जो निशानी है हम उसको हटा के रहेंगे। बट प्रेजेंट की जो कंडीशन है वो तो इवन दो में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो द साइन ऑफ स्लेवरी, व्हाई डोंट वी रिमूव देम? तो मैं बस वही एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए मेडिवल का यूज किया जाता है। ओके, जो हमारा स्टेटस ऑफ वुमेन है, ठीक है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में एंड आपका लेटर वैदिक पीरियड में कैसे डिफरेंट है? क्या मैम? जो हम वुमेन वुमेन कंडीशन? का स्टेटस देखते हैं, यस, वो अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में क्यों डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है? मैम अर्ली वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो एक ऋचाओं का जो जो ऋग्वेद के जो श्लोक्स हैं उसमें भी जो है लिखने का काम कर रही हैं। जैसे कि गार्गी हो गई, मैत्री हो गई, वो जो है मैम सोसाइटी वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है सोसाइटी का उसमें काम कर रही है। वो जो है वेद के जो श्लोक है उसमें लिखने का काम कर रही है। चाहे वो हाउस होल्ड हो या फिर कोई अपना कोई सेकुलर हो या रिलीजियस लाइफ हो, वो मैम सभी में अपने आप को लीड कर रही है। और उनको जो वुमेन्स को सभा और सम्मति होती थी मैम पहले, उसमें जो है उनको राइट दिया जाता था, उनको बोलने का हक दिया जाता था, उनको वोटिंग का राइट था। लेकिन जब हम लेटर वैदिक सोसाइटी में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा आ जाते हैं। वुमेन्स को जो नॉलेज होती थी, राइट टू नॉलेज होती थी, वेदों और स्मृति को सुनने का, उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। उनको यज्ञ में जो है पार्ट लेने को मना कर दिया जाता था, आप कोई हक नहीं है। सभा और समिति में जो वोटिंग करती थी वो उनको हटा दिया जाता था। और हम ये भी देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी राइट्स भी होती हैं, प्रॉपर्टी राइट्स में भी वुमेन्स को जो है पूरा डिनाई कर दिया गया था। मैंने एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का इमरजेंस हो रहा है मैम लेटर वैदिक पीरियड में, जिससे कि वो ये हिंदुइज्म के मैम का भी जो है कारण बनता है।
5th और 6th सेंचुरी में, लेटर वैदिक पीरियड। जी मैम। Okay, ma'am. So now we can provide feedback to him. ओके सर। गोपाल, आपका ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, आप अच्छे से लाइक आंसर दे रहे थे, बट जब आप स्विच करते हो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए जस्ट रिलेवेंट वही आंसर देना है। जैसे मैंने आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा था, मैंने उसमें स्पेसिफाई किया था वो उसके ईयर्स बताने हैं, लीडर्स बताने हैं एंड उसके मेन पॉइंट, एंड यू जस्ट गिव द होल डिटेल ऑफ दैट। यस मैम। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, दैट्स ऑल। जी मैम। ठीक है मिस्टर सर। गोपाल, मेन जी मैम सर। का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जी सर। जहां रिक्वायर्ड है वहीं एक्सप्लेन करें, ज्यादा हर क्वेश्चन को लंबा एक्सप्लेन नहीं करना है। जी सर। जी सर। जहां डेटाबेस क्वेश्चन होगा सिर्फ डाटा दो, पॉइंट टू पॉइंट रहो। जहां आपसे पूछा जा रहा है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तब आप उसमें एक्सप्लेन करो, और अपना हर एक चीज के लिए न्यूट्रल वो दिखाना है आपको। जी सर। किसी तरीके की किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी की तरफ भी आपको मतलब झुकाव नहीं दिखाना है जी सर। इंटरव्यू में। ठीक है, आपको एक न्यूट्रल, और जो करंट में भी एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया है इसके बारे में देख लो, कौन कौन सा इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। जी सर। ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़ लो। जी सर। ओके, ओके सर। ओके। हाँ, इन चीजों का ध्यान रखो तो आपका क्लियर हो सकता है। जी सर। और अपना पीएचडी में थोड़ा देख लो कि पीएचडी का प्लान अगर किया है तो क्या किस चीज के ऊपर काम करने का प्लान किया है। ठीक है, और अभी आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है तो आगे कैसे कंटिन्यू करोगे उसको जॉब के साथ, जी सर। इस पॉइंट को ध्यान से तैयार कर लेना। जी सर। ओके, ओके राइट। ठीक है।